सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेम सिंह मीना आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के संदर्भ में। हिंदी साहित्य लगभग 1000 वर्ष पुराना है, लेकिन इसके इतिहास लेखन की परंपरा बहुत बाद में शुरू हुई, यानी कि 19वीं शताब्दी में प्रारंभ होती है। देखिए, जो इतिहास होता है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसे कालखंडों में विभाजित करते हैं और काल अवधि को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता रहा है, जैसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन इन कालखंडों को विभाजित करने के अन्य आधार भी रहे हैं, जैसे रचना, रचनाकार या किसी युग विशेष की प्रवृत्ति। ऐसे अनेक आधार हो सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का जब काल विभाजन किया गया या हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई, तो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों को अपनाया है। आज हम इन्हीं आधारों के संदर्भ में जिन विभिन्न विद्वानों ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, उन्नीसवीं शताब्दी में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ होती है और सर्वप्रथम जो विद्वान हैं गारसादे तासी, ये फ्रेंच विद्वान हैं और इन्होंने इस्तवार दे ला, देखिए इनकी पुस्तक का नाम है ये, इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, 1839 और 1847 2 भागों में इन्होंने प्रकाशित की थी। और इस ग्रंथ में इन्होंने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण प्रस्तुत किया था, लेकिन इसमें किसी प्रकार का काल विभाजन या युगीन परिस्थितियों का वर्णन नहीं किया गया है। पर इसका जो महत्व ये है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का इन्होंने प्रयास किया है। तो फ्रेंच विद्वान गारसादे तासी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वप्रथम नाम लिया जाता है। दूसरा नाम है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा 1883 ईस्वी में। इन्होंने भी लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया है, उनका जीवन चरित्र के बारे में, उनकी साहित्यिक रचनाओं के संदर्भ में, और कुछ कविताओं के उदाहरण भी उन्होंने दिए हैं। लेकिन इनमें बहुत से कवि अप्रामाणिक माने जाते हैं और इतिहास लेखन के लिए जिस निष्पक्षता और पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, उसमें इसका अभाव हमें दिखाई देता है। परंतु इसका महत्व इस बात में है कि प्रवर्ती इतिहासकारों ने इस ग्रंथ से अनेक सामग्री का उपयोग अपने इतिहास ग्रंथ लिखने में किया है। इसलिए शिव सिंह सेंगर का जो शिव सिंह सरोज ग्रंथ है, वो इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण है। अब देखिए, तीसरा नाम है सर जॉर्ज गिरियर्सन। सर जॉर्ज गिरियर्सन ये अंग्रेज़ थे और इनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में ये प्रकाशित होती है और ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका की विशेषांक के रूप में से प्रकाशित किया जाता है। इसके प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष की सूचना देता है और इसलिए जो किशोरीलाल गुप्त जो हैं, वो इस ग्रंथ को सही मायने में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ मानते हैं। और कालक्रमानुसार कवियों और लेखकों का वर्गीकरण भी इस ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया है, ये भी इसका महत्व है। और इस ग्रंथ में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि के संदर्भ में रूप में बताया गया है और भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग भी ये ग्रंथ मानता है। अब इसी प्रकार मिश्र बंधु, ये जो मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा 1914 ईस्वी में। ये भी 4 भागों में प्रकाशित हुआ था और इसमें भी लगभग 4000 कवियों का विवरण था। इसमें सर्वप्रथम काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया, ऐसा माना जाता है। इसके बाद में नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत महत्वपूर्ण
इतिहासकार हैं हिंदी के, और उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था। और इनका जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो हिंदी साहित्य के लिए एक तरह से नींव का पत्थर माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये इतिहास है। और इन्होंने जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जो लगभग 1000 वर्षों का जो इतिहास है, उसे 4 कालखंडों में विभक्त किया है। ये देखिए, इन्होंने पूर्व मध्यकाल को, आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है, जिसका समय इन्होंने संवत 1050 से 1375 तक माना है। ऐसे ही पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल नाम दिया है, जिसका समय उन्होंने संवत 1375 से 1700 तक माना है। उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीति काल नाम दिया है, जिसका समय संवत 1700 से 1900 तक माना है। और आधुनिक काल को वो गद्य काल भी कहते हैं, और इसलिए संवत 1900 से वर्तमान तक। इस प्रकार से हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास को उन्होंने 4 कालखंडों में विभाजित किया है: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। और उसका काल विभाजन भी किया है, समय भी उन्होंने निर्धारित किया है। उनके द्वारा जो वीरगाथा काल नाम दिया गया है वो सबसे अधिक आपत्ति उस पर ही रही है। और अनेक जो विद्वान हैं वीरगाथा काल को वीरगाथा काल इसलिए नहीं मानते कि इस युग में सिर्फ वीर एक ही प्रवृत्ति, युगीन प्रवृत्ति एक मतलब वीर से संबंधित या वीरगाथा से संबंधित ही नहीं थी, इसलिए और इसे नहीं वीरगाथा काल नहीं माना जा सकता। और इस काल में जिन वीररस ग्रंथों को शुक्ल के नामकरण का आधार बनाया था, उन्होंने शुक्ल जी ने जो नामकरण का आधार बनाया था, उन रचनाओं को भी संदिग्ध माना गया है। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस मत का खंडन किया है। और उन्होंने कालांतर में जब अपना हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा तो उसमें उन्होंने आदिकाल को प्राथमिकता दी है। उसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे। अब देखिए, फिर उसके बाद में भक्ति काल को भी उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था, निर्गुण और सगुण। और इसी तरह से निर्गुण की भी उन्होंने 2 धाराएं, जैसे ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा, ऐसे ही सगुण की भी उन्होंने राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में विभाजित किया था। रीतिकाल को भी उन्होंने रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध कवियों में विभाजन किया। और लगभग वो सभी इतिहासकारों या बाद के जो प्रवर्ती इतिहासकार उन्होंने वो के लिए वो मान्य है। तो इस प्रकार जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और उनके काल विभाजन को, हिंदी साहित्य काल विभाजन को सामान्यतः स्वीकार कर लिया गया है। सिर्फ वीरगाथा काल को कालांतर में आदिकाल के नाम से अभिहित किया जाने लगा। उसके बाद में डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1938 ईस्वी में लिखा। ये शुक्ल जी के वीरगाथा काल को चारण काल नाम देते हैं। और उन्होंने अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री को हिंदी में मान लिया है, इसलिए वो स्वयंभू को भी हिंदी का पहला कवि मानते हैं। पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रवर्ती इतिहासकार हैं और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में वो नवीन स्थापनाओं के साथ अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक लिखी। वैसे तो उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नाम से ही पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है इसमें उन्होंने आदिकाल को, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो वीरगाथा काल है उससे असहमत होते हुए उन्होंने वीरगाथा काल के स्थान पर आदिकाल कहना ज़्यादा उपयुक्त माना है। और उसके उन्होंने अपने तर्क भी दिए हैं। दूसरी, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी की दूसरी मान्यताओं से भी असहमत थे कि शुक्ल जी एक जगह कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय पराजित हिंदू जाति की निराशा को माना जाता है, किंतु द्विवेदी जी इसका खंडन करते हैं और वे कहते हैं कि जो हिंदी संत जो काव्य है या हिंदी का जो भक्ति काल है वो पूर्ववर्ती जो नाथ साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, उसी का एक सहज विकसित रूप है। इसलिए वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस मत से भी असहमत हमें दिखाई देते हैं। उनकी अपनी मान्यताएं हैं। इसी प्रकार अंत में देखिए डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने 1965 ईस्वी में
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा और इन्होंने शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल खंडों को सिर्फ प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 19वीं शताब्दी में लेखन की परंपरा प्रारंभ होती है और विभिन्न रूपों में नई मान्यताओं के साथ अलग अलग विद्वान अपनी बात कहते हैं। मोटे तौर पर अनेक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वह अनेक असंगतियों के साथ विद्वानों को वो मान्य है कि इसमें अनेक विसंगतियां हो सकती हैं, लेकिन वीरगाथा काल के स्थान पर आदिकाल को मान लिया गया है। बाकी उनकी जो काल विभाजन का जो आधार है उसी आधार को अन्य जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने इसे स्वीकार किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है वो महत्वपूर्ण इसीलिए हिंदी साहित्य में माना जाता है। धन्यवाद।